हेलो फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि यूपीएससी आईएएस उसके साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन जितने बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है सब में इसका रोल है और सब में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जो आज की हमारी जो वीडियो है दिस विल बी एंटायरली एन ओरिएंटेशन वीडियो, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एक स्टूडेंट को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टेज द पर्सन हैज टू फॉलो वेरी थरली। सो कौन कौन से टॉपिक एरियाज हैं उसको मैंने 7 डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया है और सब टॉपिक्स की अगर हम लेंथ की बात करें तो इट विल रीच आउट टू मोर देन 90 टॉपिक्स। सो जो टॉपिक्स की डिटेल्स हैं पॉसिबली आई विल बी मेकिंग सम स्मॉल एंड वेरी ब्रीफ वीडियोज इन फ्यूचर वैसा बेस द टॉपिक्स आर कंसर्न। टॉपिक वाइज उसको लेंगे, हम सारी के सारे टॉपिक्स की वीडियोस बनाएंगे। लेकिन आज का जो एक वीडियो है ये पूरा का पूरा लेआउट वीडियो है जो कि आपको आइडिया देगा, बिकॉज स्टूडेंट हैज टू स्पेंड एटलीस्ट 1.5 months टू थरली फॉलो ऑल दीज टॉपिक्स। तो 1-1.5 महीना लगाने के बाद बच्चों को समझ आता है कि है क्या क्या इसके अंदर क्या पढ़ना है। तो एक लेआउट के अंदर आपको एक इंडेक्स के तौर पे भी और ब्रीफ गाइडेंस के तौर पे भी ये वीडियो हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी वीडियो। जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो फेज है वो स्टार्ट होता है बाय द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। औरंगजेब वॉज द लास्ट स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर और उसके बाद जितने भी मुगल एम्पायर के किंग्स हैं दे आर वेरी वीक रूलर्स। और उसी टाइम पे फॉरेनर्स जो हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस होता है भारत के अंदर। यूरोप से 5 कैटेगरी के लोग आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए पोर्चुगल कंट्री से, देन डच आए, हॉलैंड जिसको बोलते हैं, देन थर्ड इज द इंग्लिश जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने बाद में यहां पे राज किया। इसके बाद आते हैं डेन्स डेनमार्क से और फाइनली 5वें नंबर पे आते हैं फ्रेंच फ्रांस से। सो ये है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की कंट्रीज की सीरीज। सो आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। सो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के अंदर सीरीज में जो है पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच ये सीरीज में आते हैं। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर है और लेटर मुगल्स दे आर कॉल्ड द वीक रूलर्स। 1707 के अंदर औरंगजेब की जो है डेथ होती है आफ्टर रीडिंग दी जफरनामा रिटन बाय श्री गुरु गोविंद सिंह जी। जो 10th सिख गुरु ने जफरनामा लिखा था उसके पढ़ने के बाद औरंगजेब की जैसे डेथ होती है उसके बाद जो रूलर्स बनते हैं दे आर वेरी वीक, जिनको लेटर मुगल रूलर्स भी कहा जाता है। सो उसी टाइम के अंदर जो है जो मेनली जो कोर फेज की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश का जो डोमेन है यहां से स्टार्ट होगा। बिकॉज अगर हम एक स्पेसिफाइड मुगल रूलर की बात करते हैं, जहांगीर जो है औरंगजेब से पहले रहा है, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 5 मुगल रूलर्स हैं, दे आर दी स्ट्रॉन्ग वंस। सो जो जहांगीर है एक्चुअली में उसके टाइम पे जो है इंग्लिश के जो लीडर्स हैं यहाँ पे, इंग्लिश के जो एलीट मर्चेंट्स हैं जो यहाँ पे बिजनेस करने आते हैं, वो यहाँ से परमिशन भी लेंगे, अप्रूवल भी लेंगे जहांगीर से। सो ओवरऑल एक पैरेलल तौर के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये कंटेम्पररी चलता है आसपास फेज के अंदर। जबकि पोर्चुगीज जो है वास्को डी गामा 1498 मींस 15th सेंचुरी उस टाइम पे भारत के अंदर लैंड होता है कैलीकट के अंदर, आजकल जिसको बोलते हैं, आजकल कोझिकोड बोलते हैं और उस टाइम पे कैलीकट बोलते थे केरला के अंदर। सो कोचीन के पास जो है, सो वो लोकेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। एक चीज मैं जरूर बता दूं, 100 ईयर्स की एक सेंचुरी है। आई विल रिपीट अगेन, 100 ईयर्स की एक सेंचुरी है। अगर मैं बात करता हूं 1498, सो इट इज द 15th सेंचुरी। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 1401 से लेकर 1499 तक। सो ये जो फेज है सारा का सारा, इसको 15th सेंचुरी बोला जाएगा। सेंचुरी का नंबर हमेशा आगे रहेगा और जो बाकी के सारे ईयर्स है 1401 से लेकर 1498 के बीच में, सो इन सबको जो है हम वी विल कैटेगराइज एज द ईयर्स ऑफ 15th सेंचुरी ओनली। सो ये सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे। जो पार्ट 1 है आपका बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का जो है, बिकॉज ये बैकग्राउंड का डोमेन है, मेनली इंग्लिश का डोमेन यहां से स्टार्ट होगा। सो इंग्लिश का क्या क्या पार्ट है, आई ट्राई टू मेक अ स्पेसिफाइड वीडियो जिसके अंदर सारे के सारे प्रोविजंस वो कवर हो जाए अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट आता है कर्नेटिक वॉर्स। कर्नेटिक वॉर्स दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। कम से कम 3 कर्नेटिक वॉर्स हैं। ये फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में है मेनली, लेकिन इनके साथ साथ जो लोकल रूलर्स हैं साउथ इंडिया के अंदर, जो मद्रास है वहां पे ऑर्कट जगह है उस टाइम की, ऑर्कट ARCOT ऑर्कट जिसको बोलते हैं,
और इसके साथ जो हैदराबाद है, हैदराबाद के भी जो रूलर्स हैं उनका यहाँ पे हिस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल आता है। सो यहाँ पे लोकल जो रूलर्स हैं वहां पे उनके साथ एक साइड ब्रिटिश की अलाइनमेंट हो जाएगी, दूसरी साइड फ्रेंच आ जाते हैं। सो फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश अलोंग विद लोकल रूलर्स इन वन पार्टी एंड दी अदर ऑल्सो। सो उनको इंक्लूड करके कर्नेटिक वॉर्स का जो डोमेन है यहाँ पे वो होगा। सो उसमें 3 वॉर्स हैं, वो सारी की सारी भी आगे वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट टाइम सब स्पेसिफाइड वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट उसके बाद जैसे ही रीजनल किंगडम्स का बर्थ होगा, एज आई टोल्ड यू, जो लेटर मुगल रूलर्स हैं दे आर वेरी वीक, तो वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो पूरे इंडिया के अंदर जो जो रूलर्स हैं, जो जो अपने अपने एरिया में कंट्रोल कर रहे हैं, टिल औरंगजेब दे यूज्ड टू पे गुड रेम्यूनरेशन एज अ टैक्स टू द मुगल किंग ऑल्सो। लेकिन उसके बाद जैसे वीक रूलर्स आ जाएंगे तो नए नए किंगडम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उनमें अगर मैं नाम लूं तो अवध का, जो लखनऊ के पास है, अवध इज ऑल्सो वेरी फेमस। उसके बाद नेक्स्ट आता है बंगाल, देन मैसूर, उसके साथ मराठास। तो एक्चुअली में तो 3 टाइप की स्टेट्स बनती हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ जाएंगी, फिर आपके रेबेलियन स्टेट्स आ जाएंगी, और आती हैं सक्सेसर स्टेट्स। तो सक्सेसर स्टेट्स वो हैं जो मुगल के डिक्लाइन के बाद जो अपने अपने एरिया में उन्होंने कंट्रोल स्थापित किया, जैसे बंगाल का आ गया, वहां पे जो नवाब है वो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करेंगे। मुर्शिद कुली खान, देन फॉलोड बाय अली वर्दी खान, उसके बाद फिर सिराजुद्दौला, बीच में शुजाउद्दौला भी आता है। सिराजुद्दौला के टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी होगा, फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर आ जाएगा, जो नेक्स्ट रूलर्स आएंगे उसके बाद, और उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो ये जो टाइमलाइन है आपको ये भी पढ़नी है इसके अंदर। सो अगर मैं मेन कोर एरियाज की एक्सपेंशन बता दूं, जब रीजनल किंगडम्स बन जाएंगी, सक्सेसर स्टेट्स, रेबेलियन स्टेट्स और इंडिपेंडेंट स्टेट 3 टाइप की बनेंगी। उनमें से बंगाल, मैसूर, मराठास और पंजाब एम्पायर, इन 4 को ग्रेजुअली जो है अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल स्थापित किया यहाँ पे। सो दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स। लेकिन ये सब होता कैसे है? ये सब होगा आपका ब्रिटिश रूल के अंदर। सो ओवरऑल वी कैन कैटेगराइज, जो पोर्चुगीज हैं, डच हैं, डेन्स हैं और फ्रेंच है, ये यहां से चले जाएंगे। नो डाउट इनको बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए कुछ स्पॉट्स यहाँ पे भारत के अंदर मिलते हैं, ट्रेड सेंटर्स हैं इनके, लेकिन रूलर पॉलिटिकल लेवल पे यहां से खत्म हो जाता है। तो ब्रिटिश ही हैं जो यहाँ पे रूल करते हैं। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो आए थे, और ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक एलीट मर्चेंट्स की जो है कंपनी है, जिन्होंने वहां के मोनार्क से परमिशन अप्रूवल लेकर भारत के अंदर एंट्री ली थी। सो ये है इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंट पार्ट। प्रोसीडिंग फर्दर, जो ब्रिटिश रूल है अब यहाँ पे कैसे प्रोसीड करता है, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करता हूं, जितनी भी बुक्स हैं, अगर आप बुक्स को फॉलो करते हो तो यू हैव टू स्पेंड टाइम, you have to read the lines, you have to understand each and every provision and the meanings of the lines also। एक ब्रीफ लेआउट के तौर पे आपको उसको फ्लो चार्ट के तौर के ऊपर लेआउट बनाने में बहुत टाइम लगता है। सो यहाँ पे एक मैंने ब्रीफ लेआउट बनाया, दिस विल गिव यू क्लियर आइडिया अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो सबसे पहले ब्रिटिश का जो रूल है वो 2 पार्ट्स के अंदर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश पॉलिसीज हैं, ब्रिटिश ने अपनी कौन कौन सी पॉलिसीज है तो बहुत सारी हैं, उनमें से 2-3 मैंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे उन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे रूल करना स्टार्ट किया, गवर्नेंस दी यहाँ पे लोगों को, और कौन कौन से डिसीजंस यहाँ पे लिए, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे स्थापित की। सो जो डे टू डे एक्टिविटीज है लोगों के साथ, उसमें कैसे उन्होंने रन किया। सो वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। सबसे पहले ब्रिटिश पॉलिसीज में पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये 3 सबसे सिग्निफिकेंट यहाँ पे आती हैं, और भी बहुत सारी हैं जो आगे जाके स्पेसिफिक वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट, इसी के साथ जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड सेटलमेंट है वो यहां पे आपको दिखेगी। ब्रिटिशर्स ने पहले बंगाल से जैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट की, तो पहले जो बंगाल है वहां पे उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की गवर्नर जनरल की, पर्टिकुलरली इन बंगाल। उसके बाद ब्रिटिश ने अपना जो कंट्रोल है गवर्नर्स का जो है वो एक्सपैंड किया, उसको 2 और प्रेसिडेंसी एरिया दे दिए गए, प्रेसिडेंसी एरिया ऑफ मद्रास एंड प्रेसिडेंसी एरिया ऑफ बॉम्बे। सो बॉम्बे, मद्रास और जो कैलकाटा है, 3 एरियाज पे जो है गवर्नर जनरल का जो है रूल स्टार्ट हो गया। बाद में चलते चलते फिर जब उन्होंने देखा दैट दिस वेरी पर्टिकुलर टेस्ट इज ओके, इट्स फाइन, तब उन्होंने गवर्नर जनरल जो 3 प्रेसिडेंसी एरिया का उसको डिक्लेयर कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो ऐसे आपके सामने बहुत सारे गवर्नर जनरल आते हैं जिनके टाइम पे अलग अलग डिसीजंस लिए गए। सो सबसे पहला पूरे इंडिया को जो गवर्नर जनरल है, ही इज कॉल्ड विलियम बेंटिक।
तो विलियम बेंटिक से आपको जो है गवर्नर जनरल्स का जो टॉपिक है वो भी आपको पढ़ना है इसके अंदर। लेकिन उससे पहले के जो है गवर्नर जनरल इंडिया के नहीं, ऐसे टोल्ड यू, वो प्रेसिडेंसी एरियाज के और उससे पहले सिर्फ बंगाल के हैं। लेकिन ब्रिटिश ने फिर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या डिसीजंस लिए, उसमें 4 मेन डोमेन्स की बात करते हैं जिनका एवोल्यूशन होता है। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, ब्रिटिश का जो सिविल सर्विसेज भारत के अंदर लागू करने का जो सिस्टम है वो आएगा। नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ पुलिस, पुलिस सिस्टम भी भारत के अंदर ब्रिटिशर्स ने कैसे लॉन्च किया। देन एवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को कैसे वो भारत के अंदर लागू करते हैं। नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ आर्मी। सो ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स के जो डिसीजंस हैं, जो उनकी गवर्नेंस का पार्ट है, वो यहां पे कवर होगा एक स्पेसिफाइड वीडियो के अंदर। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश लॉज, बहुत सारे लॉज हैं। सो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं 1861 तक के जो लॉज हैं। हालांकि 1861 के बाद भी 1892, 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, और 1947 के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वो भी आते हैं, लेकिन वो कोर फ्रीडम स्ट्रगल के साथ कवर हो जाएंगे। सो सबसे पहले देखते हैं आपके पास ब्रिटिश लॉज जो है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, प्लीज डू रिमेंबर द ईयर्स ऑल्सो। सो नाम के साथ आपको ईयर भी याद रखना है और इनके फीचर्स याद करना है, जो कि यूपीएससी प्री के अंदर भी पूछे जाते हैं और बाकी स्टेट सिविल्स में भी पूछा जाता है। बिकॉज ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो एक कोर इंटेग्रेटेड अप्रोच से आपको इसको कवर करना है। सो सबसे पहला इज टोल्ड यू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट, 3 चार्टर एक्ट है लेकिन अलग अलग ईयर्स के ऊपर। सबसे पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1813, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये 3 अलग अलग एक्ट्स हैं। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन भी बोला जाता है। प्लीज डू रिमेंबर दिस वेरी वन थिंग ऑल्सो, दैट 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। इसको जो है विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जो है ये फेमस हो चुका है। इसके बाद सीरीज में आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। और इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 जो है ये यहां पे गवर्नर जनरल्स की डोमेन के अंदर हम कह सकते हैं कि एक लास्ट रूल है, एक लास्ट लॉ है, एक लास्ट एक्ट है जो पास किया गया। सो यहां पे ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट लॉज हैं, एक्ट्स हैं। इसके बाद कुछ सिस्टम्स हैं जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनमें सबसे पहला आता है इजरारदारी सिस्टम, जिसको बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम ऑल्सो। सो फार्मिंग सिस्टम इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। उसके बाद लैंड सेटलमेंट के अंदर 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें सबसे पहला आता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जमींदारी सिस्टम। सेकेंड आता है रेवतवाड़ी सिस्टम और थर्ड आता है महलवाड़ी सिस्टम। ये 3 जो सिस्टम है, दीज आर ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर डोमेन। सो ये जो हो गया, ये आपका ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे जुड़ने वाला टॉपिक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट है यहां पे, वो 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें सब बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है ऑल दी रिलीजियस सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। जितने भी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं बहुत सारी बनती है यहाँ पे। हु इज द फाउंडर ऑफ वेरी फर्स्ट पर्टिकुलर रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और उसके बाद कौन सी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कौन से एरिया में भारत के अंदर लागू हुई, कहां पे चली वो, और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर हिस्सा लिया। सो दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू दी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखिए सोसाइटी के अंदर बहुत सारी एवल्स हैं जो परसिस्ट करती थी। सोसाइटी के अंदर अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले सती प्रथा, सती सिस्टम। सो सती सिस्टम को रोकने के लिए जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हुई। फिर ऐसे ही और बहुत सारी बनती हैं। सो अलग अलग लीडर्स हैं जिन्होंने इनको एग्जीक्यूट किया। इनके साथ एक अलग सा टॉपिक बनता है ट्राइबल अपराइजिंग्स। बहुत सारी ट्राइबल अपराइजिंग्स है भारत के अंदर जो हुई, लेकिन बाद में अल्टीमेटली ये सारी की सारी ट्राइबल अपराइजिंग्स के बाद एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड अपराइजिंग भारत के अंदर 1857 के रिवोल्ट में होती है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ कोर फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको आगे करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे 2 मेन टॉपिक्स की बात करूं तो एक है ऑल दी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और दूसरा बनता है ऑल ट्राइबल अपराइजिंग्स।
सो अगर आपने देखा है तो पहले ब्रिटिश की जो बिगिनिंग है विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, वो फेस आ जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसीज आती हैं। नेक्स्ट उसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड सेटलमेंट का डोमेन आता है। देन फोर्थ कम्स दी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, फिफ्थ कम्स दी ऑल ट्राइबल अपराइजिंग्स। सो ये जो 5 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट टू बी फॉलोड। फाइनली प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक डोमेन, उनमें आता है कोर फ्रीडम स्ट्रगल। जब हम कोर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं तो यहां पे आपके पास सबसे पहला टॉपिक आता है रिवोल्ट ऑफ 1857। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, कोर्स ऑफ रिवोल्ट पीरियड, उसमें क्या क्या होगा, अलग अलग सेंटर्स बनते हैं, अलग अलग रिवोल्ट सेंटर पे अलग अलग इंडियन लीडर होगा, और अलग अलग जितने भी सेंटर बनते हैं, रिवोल्ट सेंटर बनते हैं, वहां पे अलग अलग ब्रिटिश जो फोर्सेस के हेड्स हैं वो अपने ट्रूप्स के साथ आकर वहां पे उनको खत्म करेंगे, दबाएंगे। सो वो भी आपके इसी के अंदर कवर होंगे। नेक्स्ट जो है इसके बाद फिर 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। इट इज फाउंडेड इन 1885। बॉम्बे के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है, जो सेशन है, वो हुआ था। सो उसके रीजंस हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया। सो उसके जो वेयर अबाउट्स हैं वो इससे जुड़ी हुई टॉपिक्स के अंदर हम कवर करेंगे स्पेसिफाइड वीडियो के अंदर। उसके बाद जो 1885 से लेकर 1947 तक का टॉपिक है उसको हम 3 मेन फेजेस में कवर कर सकते हैं। सबसे पहला फेज है आपका मॉडरेट फेज, 1885 से 1905। मॉडरेट फेज इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो भी लीडर हैं उनका यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का अपना तरीका जो है दैट इज वेरी मॉडरेट अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो भी अपनी वो आवाज उठाते हैं, जितने भी पब्लिक मीडिया है या जो भी वो जर्नल्स निकालते थे, मीडिया रिलेटेड जर्नल्स, मैगजीन्स, उनमें अपना तरीके से जो व्यूज है, ओपिनियंस है, वो उसमें एड्रेस करते थे। नेक्स्ट आता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। 1905 से 1915 के बीच में जो है एक्सट्रीमिस्ट फेज है। इट इज ऑल्सो द फेज ऑफ लाल बाल पाल। अगर मैं लाल बाल पाल की बात करता हूं तो इनमें और भी लीडर्स आते हैं इनके साथ, एक घोष की तरह जैसे है। तो लाल बाल पाल जो सबसे पहला आता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोस्ट एक्सट्रीम आउट ऑफ दीज एक्सट्रीमिस्ट, जो कि प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन भी आ रखा है। नेक्स्ट जो है 1957 से लेकर 1947 के बीच में प्योरली एंड प्योरली महात्मा गांधी का जो फेज है वो बोला जाता है। सो बिकॉज 1915 के अंदर महात्मा गांधी की जो रिटर्न है साउथ अफ्रीका से होती है। सो महात्मा गांधी को अलग से हम पढ़ सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका, 1893 ऑनवर्ड्स 1915 तक उनका जो फेज है वो साउथ अफ्रीका के अंदर है। वहां पे उन्होंने कैसे कैसे रोल प्ले किया, वहां के जो इश्यूज है उनको रेज किया अपना प्लेटफॉर्म बनाकर। सो और वहां पे एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, इंडियन ओपिनियन। सो वो सारी चीजें जो है इससे जुड़ती हैं। नेक्स्ट 15 से 47 के बीच में जो पूरा का पूरा फेज है वो महात्मा गांधी एरा इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे महात्मा गांधी की 3 मेजर मूवमेंट्स भी आ जाती हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। सो ये जो सारी हैं इनको भी हम अलग से वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। सो अगर मैं इन तीनों फेजेस को कंपाइल करके टॉपिक्स का रेशो बोलूं, सो इट कम्स आउट टू बी 39 to 45। लगभग 39 से 45 के बीच में टॉपिक्स बनते हैं। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द मेजर 39 टॉपिक्स दे विल बी कवर्ड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम इन 1-to-1 वीडियोस आल्सो। इनके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया पहले गवर्नर जनरल का फेज था। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इंग्लैंड के जो राजा रानी हैं, जो वहां के मोनार्क्स हैं, उन्होंने यहाँ पे गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म करके वाइस रॉय की पोस्ट निकाली थी। सो दैट इज कॉल्ड द पोस्ट ऑफ वाइस रॉय। सो वाइस रॉय का जो फेज है ना वो कोर फ्रीडम स्ट्रगल के साथ चलता है। सो वाइस रॉय जो है वो 1857 के रिवोल्ट से लेकर 1947 तक आते हैं। सो इनके टाइम पे जैसे ये लॉज थे, ब्रिटिश लॉज, तो ये लॉज बनाए जाएंगे एज आई टोल्ड इन द फर्दर प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस वीडियो ओनली। जैसे इंडियन कॉन्सल्स एक्ट 1892, उसके बाद इंडियन कॉन्सल्स एक्ट 1909, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म्स। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फाइनली लास्ट एक ऐसा एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान के ऊपर बेस्ड था, जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान की डिवीजन होगी, 2 पाकिस्तान बनते हैं,
वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और आजकल का जो ईस्ट पाकिस्तान इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी बांग्लादेश। सो सेंटर में जो इंडिया है, सो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के प्रोविजंस के हिसाब से हुई थी। सो ये जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद के हैं, और जो ये सारे लॉज थे दे आर बिफोर द डोमेन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। फाइनली कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो स्पेसिफाइड ऑल द इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो सेशंस है वहां से पूछे जाते हैं। सो अगर मैं कैटेगराइज करूं, सबसे पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है इट इज कंडक्टेड इन बॉम्बे, और लास्ट जो सेशन है वो 1946 के आसपास जाकर मेरठ यूपी के अंदर कंडक्ट किया जाता है। सो जितने सेशंस हैं उन सेशंस में क्या क्या हुआ, कौन कौन प्रेसिडेंट था, कहां पे हुए, सो वो भी जो फैक्चुअल स्टफ है वो आपको जरूर कवर करना है। सो दोज विल आल्सो बी कवर्ड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इसके साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो पूरे कोर फ्रीडम स्ट्रगल से पहले एग्जीक्यूट करते थे, उनके जो डोमेन्स है वो भी कवर करने वाले होते हैं। सो कहीं ना कहीं दिस इज द 6th पार्ट जो आपका है यहाँ पे, और जो 7th पार्ट है दैट इज द ऑल द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस। सो लगभग ये 7 पार्ट्स के अंदर हमने यहाँ पे कोशिश की है टू गिव यू द बेसिक लेआउट अबाउट दिस वेरी मॉडर्न हिस्ट्री। सो जैसे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मैसूर का है यहाँ पे। तो मैसूर में पहले वोडेयार डायनेस्टी है। वोडेयार डायनेस्टी का जो एक रूलर है चिक्का कृष्णा राजा वन। सो उनके बाद जो है फिर उनके 2 मंत्री हैं डी राजा एन राजा। उनके बाद फिर जो है हैदर अली, एक आर्मी का जो कैवलरी मैन है वो रूल करेगा। सो हैदर अली के बाद नेक्स्ट आता है टीपू सुल्तान। सो हैदर अली और टीपू सुल्तान के टेन्योर के बीच में 4 वॉर्स आर देयर विद द ब्रिटिश। सो दे आर कैटेगराइज्ड एज द एंग्लो मैसूर वॉर। देखो जहां पे भी एंग्लो आएगा दैट मीन्स द ब्रिटिश, चाहे वो वॉर्स मैसूर के साथ हो चाहे मराठास के साथ हो। मराठास की फिर अपनी एंग्लो मराठास वॉर्स आती हैं, और मराठास के डोमेन के सरदेश मुखी टैक्स जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। पेशवा रूल है, 7 पेशवाज आर देयर जिसमें से 3 सबसे सिग्निफिकेंट है। ट्रीटीज हैं कुछ इंपॉर्टेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है मराठा से। पंजाब एम्पायर के अंदर महाराजा रणजीत सिंह 1839 के अंदर महाराजा रणजीत सिंह का जो है डिमाइस होता है, और उनके बाद फिर 2 एंग्लो सिख वॉर्स हैं। उसके बाद कैसे वो होंगी, क्या कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग होती हैं, वो सारा पार्ट भी इसके अंदर आपको मिलेगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं जो आपको पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज आपको जो कवर करना है। सो आई होप यू हैव गॉट बेसिक लेआउट अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ओरिएंटेशन। लेट मी रिकॉल द 7 एरियाज। सबसे पहला पार्ट है बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जो डच के बाद होगा, लेकिन इनसे पहले मुगल्स और लेटर मुगल्स के फेज के टाइम पे एडवेंट ऑफ यूरोपियन हो जाता है, जिसमें पोर्चुगीज आते हैं फिर डच आते हैं, ऐसे सीरीज चलती है। उसके बाद कर्नाटिक वॉर्स हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट कर्नाटिक वॉर्स बनेंगी। फिर रीजनल किंगडम्स बनती हैं, सक्सेसर स्टेट्स, रेबल स्टेट्स और इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पे 3 कैटेगरीज की बनती हैं। उसमें से ब्रिटिश ने कैसे कॉन्क्वेस्ट किया बंगाल का, मैसूर का, मराठास का और पंजाब एम्पायर का। फिर ब्रिटिश की पॉलिसीज हैं, ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर ऑल द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, फिर उसके बाद ऑल द ट्राइबल अपराइजिंग्स आर देयर, एंड फाइनली देन वी हैव द कोर फ्रीडम स्ट्रगल। सो ये तो है आपको जो कवर करना है। एक और मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बिफोर यू प्रोसीड ऑन टू स्टडी दीज वेरी थिंग्स। तो अगर आप कुछ, बिकॉज हमारे कंटेम्प्रेरी फेज के अंदर कुछ मूवीज ऐसी हैं जो बन चुकी हैं। सो मैं 3 मूवीज का जो नाम है यहाँ पे लिख रहा हूं, तो जो आपको जरूर देखनी चाहिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। सो मेन एस्पेक्ट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द मूवीज। दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन द यूट्यूब ऑल्सो। उनमें सबसे पहला नाम है महात्मा गांधी 1982। सो मूवी का नाम ही जो है इट इज दी महात्मा गांधी 1982, और इस मूवी के अंदर बेन किंग्सले हॉलीवुड एक्टर है, उसने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है। यू विल फील दैट रियल महात्मा गांधी इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। फॉलोड बाय नेक्स्ट मूवी इज द मूवी दैट इज कॉल्ड द B.R. Ambedkar. Next movie is the movie that is called the movie name is B.R. Ambedkar itself, and the actor is from the Malayalam industry, Mammootty. So you can search for this movie also, B.R. Ambedkar movie.
सो ये 2 मूवीज जरूर आप देखिए। इनके साथ एक लेजेंड ऑफ भगत सिंह है, जिसमें अजय देवगन ने एक अच्छा रोल प्ले किया है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह। सो दीज 3 मूवीज दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। अगर आप इनको देख लोगे उसके बाद आप पूरा टॉपिक्स पढ़ते, यू वुड फील दैट whatever things are happening in the movie, they are like really happening in front of you. So overall, it is mandatory that you have to study. It has to be studied. But having the basic idea about the story and the timeline, it will be more easy to comprehend the things. Because history के अंदर story का part अलग है, facts अलग है, concepts and provisions साथ के साथ चलते हैं, important reasons, issues के साथ जो events बनते हैं उनमें क्या क्या होता है। सो इन सबको हमें इंटेग्रेट करके पढ़ना है यहाँ पे। सो आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली सॉल्व आउट योर पर्पस ऑल्सो। और जो भी टॉपिक्स की सिग्निफिकेंट वीडियोस है, 1 by 1 ग्रेजुअली इन अ शॉर्ट वाइल, इट विल टेक सम टाइम। सो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल गेट दोज वीडियोस ऑल्सो with contemporary videos of the current affairs also. So I hope this video will definitely help you out. Thank you for watching.